जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम दिल्ली में हैं और चिराग दिल्ली की एक मशहूर शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र में बहुत सारी मंजिलें तय की और बड़े संघर्ष के साथ आज वो इस मुकाम पर हैं कि उनके पास 1000-2000 लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है और भविष्य में उनकी क्या योजना है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम संधू साहब से चर्चा करना चाहते हैं। संधू साहब, पहले तो आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए 18 न्यूज के दर्शकों के लिए। आपका हार्दिक स्वागत है। सभी दोस्तों को और 18 न्यूज के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको मेरा प्रणाम। मैं एसएस संधू, सीआईएसएफ से वॉलंटियर रिटायरमेंट बतौर असिस्टेंट कमांडेंट लेकर के पूरे भारतवर्ष में सीआईएसएफ में रह करके करीब 30 साल के करीब मैंने अपनी सेवाएं भारत देश को दी हैं और रिटायरमेंट होने के बाद मैंने अपना बिजनेस किया है। सिक्योरिटी एजेंसी चलाता हूं जो पैन इंडिया बेस पर चलाता हूं और करीब 2000 के आसपास हमारे मैन पावर है जो अलग अलग हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, स्कूल्स में जो है लोगों को रोजगार दिया हुआ है। आगे जितने भी आपके जो वर्कर हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनमें से आज कौन कहाँ है, किस पोजीशन में है? क्या आपने कुछ ऐसे लोगों को भी तैयार किया है कि जो दूसरे लोगों को रोजगार दे सकें? देखिए, रिटायरमेंट के बाद जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि जो मेरी पैरामिलिट्री फोर्स है जी, जिसमें सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, जी जी, ये करीब 12 लाख हमारे एम्प्लॉइज रिटायर होकर के हिंदुस्तान के कोने कोने में बसे हुए हैं। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, पैरामिलिट्री फोर्स के सदस्यों के साथ, खास रिटायर हो चाहे नौकरी वाले हो, भेदभाव कर रही है। इसलिए आज हम जब आप बॉम्बे से आए तो हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स के कल्याण के लिए ही मीटिंग ले रहे थे और आपका धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेवारी बखूबी निभाती है, जिसमें हजारों हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। और अफसोस की बात यह है कि शहीद होने के बाद भी शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। हमारे पास में कैंटीन की कोई सुविधा नहीं है और जिस तरह से आर्मी के पास आप देखेंगे सीएसडी की कैंटीन है, मगर हमारे पास तो किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। आर्मी तो युद्ध के समय काम आती है, हम तो 24 घंटे 365 दिन इस देश की सेवा करते हैं। हमारे बच्चों की शिक्षा के ऊपर कोई भी सरकार की सोच नहीं है। हमारे लोग 20 साल की नौकरी करके छोड़ के आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद वो बेरोजगार घूमते हैं। सरकार ने पैरामिलिट्री के लिए अभी तक किसी भी तरह की ऐसी सुविधा नहीं दी है। जैसे आर्मी के अंदर डीजीआर होता है, डायरेक्टर रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है, हमारा कोई इस तरह का डिपार्टमेंट नहीं है। इवन पूरे हिंदुस्तान के प्रांतों में स्टेट की सरकारों ने भी उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको नौकरी से आने के बाद नौकरी देने के लिए वहां उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसके साथ ये लोग नौकरी कर लेते हैं। लेकिन हमारे जो रिटायर्ड सदस्य हैं वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। हमने अभी पिछले साल दिसंबर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डॉक्टर सतपाल सिंह बीजेपी के हैं और अपना चौधरी वीरेंद्र सिंह भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे दूसरे एमपी साहब भी आए थे। तो हमने अपनी मांगे वहां रखी थी, अपनी समस्याएं बताई थी और उन्होंने ये कहा था कि ये सच बात है कि पैरामिलिट्री का जो योगदान है देश की सेवा में, कुर्बानी में, वो काबिले तारीफ है। और अपना गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा था कि पैरामिलिट्री जागती है तभी देश को जो है ना चैन से सोने का मौका मिलता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे खिलाफ एक साजिश है। ये किसने रची है ये हमको पता नहीं, लेकिन हमारे साथ एक ये साजिश है कि हमें अपना हक नहीं मिलता। एक गोली
जब किसी आर्मी के कर्नल साहब को लगती है तो दूसरी वही गोली उसी बंदूक से निकल करके अगर आसाम राइफल के सिपाही को लग जाती है तो वहीं पर भेदभाव हो जाता है। उनको शहीद का दर्जा मिलता है, उनको पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी मिलती है, उनकी विधवाओं को, उनको जो मरणोपरांत जो राशि सम्मान राशि मिलती है, वीरता पुरस्कार, वीरता जो सम्मान राशि मिलती है वो भी करीब 1 करोड़ से ज्यादा मिलती है। जबकि पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी जवान शहीद होता है, पहले तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता, दूसरा उसको 30-35 लाख रुपए उस परिवार को दे करके, और उसके बाद उनको कोई पूछता भी नहीं है कि भाई इनके परिवार का क्या हो रहा है। अभी मेरे देश के अंदर करीब 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। हर गांव में हमारे 2 रिटायरी हमारे जवान हैं और 2 सर्विस वाले जवान हैं। ऐसा नहीं है, हम 25 लाख के करीब होते हैं, यानी 2 करोड़ वोट देने की क्षमता हमारे पास में है। कोई भी पार्टी अगर हमारी सुनवाई करे तो हम उस पार्टी के साथ जो रिटायर्ड आदमी है वो काम करने के लिए तैयार है। अगर आज बीजेपी सरकार हमें सम्मान देती है और जो सामान हमारा हक है वो देती है तो हम सरकार के साथ में कंधे से कंधे मिला करके उनकी मदद कर सकते हैं। मगर ना तो पिछली सरकारों ने हमारे साथ हमारी समस्याओं पर ध्यान दिया, ना आज भी ये सरकार हमारी समस्याओं को नहीं सुन रही है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि कुछ दिनों के अंदर ही हम लोग लाखों की तादाद में फिर दिल्ली में दोबारा से इकट्ठे होंगे और सरकार को हम फिर निवेदन करेंगे कि हमारी सुनवाई की जाए, हमारे हक हमें दिए जाए। इसका कारण ये है कि हम अनुशासन बल के सदस्य रहे हैं तो हम आंदोलन नहीं करना चाहते। हम हमारे जवानों को ये कह रहे हैं कि तुम्हारा हक हम दिलवाएंगे। इसलिए हमने एक कॉन्फेडरेशन बनाई है पैरामिलिट्री एसोसिएशंस की। अभी हम लोग कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान के अंदर जितनी पैरामिलिट्री एसोसिएशन हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ बुला करके मीटिंग करेंगे और एक बहुत बड़ी हम रैली करेंगे और फिर निवेदन करेंगे सरकार से। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम आंदोलन करेंगे और जैसा किसान आंदोलन हुआ उससे भी तगड़ा जवान आंदोलन होगा। इसलिए सरकार को हम ये चेताना भी चाहते हैं, समझाना भी चाहते हैं और निवेदन भी करना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज को सुनो। ये कोई जरूरी नहीं है कि तोड़ फोड़ हो, आंदोलन हो। क्या जरूरत है ये सब करने के लिए? आप हमारी सेवाएं लीजिए। अभी भी हम जवान हैं, क्योंकि मरते दम तक जवान जवान ही रहता है और जवान हमेशा देश के बारे में सोचता है और देश के लिए ही जान देना चाहता है। मगर हमारा निवेदन है कि जिस तरह से हमारी कैंटीन नहीं है, हमारी जो है सीजीएचएस की जिले वाइज फैसिलिटी नहीं है, हमारे बच्चों को भर्ती के अंदर जैसे आर्मी में आर्मी के एम्प्लॉइज को, आर्मी का जो सैनिक है उसके बेटे को भर्ती होने का हक है, उसको रिलेशन कोटा बोलते हैं। हमारे पास रिलेशन कोटा नहीं है। हमारे जो एडमिशन होते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, वो आर्मी का कोटा ज्यादा होता है, पैरामिलिट्री का कोई कोटा नहीं होता है। हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे कि हर जिले के अंदर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड रिटायर्ड सदस्यों के लिए बनाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स ने ऐसा क्या जुल्म कर दिया कि उनका आप जो है ना अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड नहीं बना सकते? और मैं तो ये भी कहूंगा कि सैनिक कभी अधूरा नहीं होता, सैनिक कभी आधा नहीं होता। ये अर्ध सैनिक शब्द को भी जो है हटा देना चाहिए और इसका नाम आप केंद्रीय सशस्त्र बल रख सकते हैं। वो अगर आर्मी है तो हम सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल नाम रख दीजिए। तो ये अर्ध सैनिक शब्द को भी हटाया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग शुदा आदमी हैं, तो हम आधे सैनिक नहीं हैं, तो हम पूरे सैनिक हैं। तो हमें पूरा सैनिक का ही तो दर्जा दिया जाए, पूरा सैनिक का ही सम्मान मिलना चाहिए। और सरकार के साथ साथ अब हम लोगों ने, यहाँ मेरे पास प्रेम साहब असिस्टेंट कमांडेंट बैठे हैं, इंस्पेक्टर प्रधान साहब रिटायर्ड हैं वो बैठे हैं, राहुल साहब बीएसएफ से हैं, वो साहब भी इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायर हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो भी एक किस्म से पैरामिलिट्री का ही एमएचए के अंदर है, उसको हम पार्ट मानते हैं। जी जी जी। तो सीबीआई है वो भी पैरामिलिट्री का ही एक एमएचए का है, तो रिटायर होने के बाद वो भी ट्रेनिंग शुदा होते हैं, तो हम हमारे भाई हैं वो।
तो जो हमारी जो ये रिटायर्ड जो लोग हैं, ये बहुत बड़ी भारतवर्ष की ताकत है। सरकार इसको इस्तेमाल करे और सरकार ये नजर खोल करके, आंख खोल करके देखे कि भाई इनको क्या समस्याएं हैं। हमारी कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भाई अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड बना दो, जिले वाइज जो है ना CGHS जो हेल्थ की डिस्पेंसरी होती है वो हमें दे दो, हमारे बच्चों का एडमिशन में प्रायोरिटी दे दो, रिक्रूटमेंट में। जब हमने देश की सेवा की है तो हमारे बच्चों के अंदर भी हमने वही भावना पैदा की है, तो आधा तो वो पहले से ही ट्रेंड है। अगर आप उसको नौकरी देंगे तो हमारी रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी और उनको एक अच्छा सैनिक मिल जाएगा। तो क्योंकि संस्कार हमने उस तरह से दिए हैं। तो हमारी जो सरकार के पास यही मांगे हैं और हमारे ऊपर जो है ना कैंटीन के अंदर GST लगा रखा है। अब एक फौजी आदमी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो पेंशन है वो आर्मी की तर्ज पे नहीं है, इसलिए हमारी पेंशन भी कम है। और पेंशन कम है, ऊपर से GST से हमें सामान लेना पड़ता है। कोई भी हमारा अधिकार क्यों सरकार नहीं दे रही, इस बात से हम लोग बहुत दुखी हैं, इस सरकार से भी दुखी हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम दोबारा से इकट्ठे होंगे और बहुत बड़ी रैली करेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे, आप हमारे हक दो, हम आपके लिए जान देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और हम आंदोलन करेंगे। जैसा कि आपकी बातों से आपके हर सैनिक परिवार का, हर वो सिपाही का दर्द झलकता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि सरकार हजारों करोड़ रुपए का राशन अपात्र लोगों में बांट दिया और आज भी लोग ले रहे हैं और आपका हक नहीं मिल रहा है। ये देश के लिए, समाज के लिए और हमारी सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा सोचने का मुद्दा है। सर, आप कहाँ से हैं और आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे आना हुआ है आपका यहाँ? सर, मेरा नाम प्रेम प्रताप सिंह है, BSF से रिटायर्ड हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट। और 2013 में मैंने अपना वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया था। उसके बाद में मैंने संधू सर से यहाँ पे उनके साथ में काम किया था। एज ए DGM मैंने कंपनी में काम किया है और मैं इनके साथ में तभी से एफिलेटेड हूँ। आपने जो ये संस्था का जो आप लोगों ने प्रोग्राम आज बनाया है, जिसकी आज मीटिंग आप लोगों ने लिया है, तो ये संस्था आपकी कहाँ तक काम करने की योजना बना रही है? जो हमारी योजना है, हमारी ये योजना पूरे हिंदुस्तान के पूरे गांव-गांव तक जाने की योजना है। हर गांव में दो चार जो मिलिट्री मैन है, पैरामिलिट्री फोर्स के जितने भी सदस्य हैं, हम उनको सभी को एक साथ जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में फिर जो हमारी एक साथ जो ताकत बनेगी, हम एक नई और एक बड़ी ताकत बन करके उभरेंगे। एक बात बताइए सर, आप भी संधू साहब के साथ में काम कर चुके हैं, सब कुछ होते हुए कर रहे हैं, ठीक है। आप एक बात बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसे सैनिकों की, अर्धसैनिक बलों की जो यूनियन पहले से मौजूद है, क्या उन लोगों को भी आप साथ में लेना चाहते हैं आपके विस्तार के लिए, आपकी मजबूती के लिए? हाँ, अगर वो हमसे जुड़ना चाहेंगे, हमारे संधू साहब के बैनर के तले काम करना चाहेंगे, तो उन्हें अवश्य जोड़ा जाएगा इस एसोसिएशन की शर्त पर और सबके वेलफेयर के लिए। किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक स्टेट या किसी एक फोर्स के लिए नहीं, पूरी पैरामिलिट्री जो 6 हैं उन सबके लिए जो वेलफेयर के लिए जो जुड़ना चाहेंगे उस मुद्दे से, उनको हम अपने बैनर तले जगह देंगे। ऐसा हमारे चेयरमैन साहब का निर्णय है। हेड ऑफिस आपका दिल्ली रहेगा और प्रांतीय ऑफिस अदर स्टेटों में? जी हाँ, अभी तो हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में ही चल रहा है, प्रांत स्तर पर भी हम खोलेंगे। एसोसिएशन के ब्रांच हर स्टेट में है, लेकिन जो ये दिल्ली में नई फॉर्म हो रही है, इसके चलते जो है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट लेवल पर इसकी भी ब्रांच होगी। हमारे साथ राव साहब BSF से और आंध्र प्रदेश से हैं। सर, आपका इस संस्था से जुड़ना कैसा अनुभव रहा अब तक का और आगे की प्लानिंग क्या है? सर, मेरे खुशकिस्मती है, हमको ऑफर दिया साहब ने हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए, यही हमारे लिए तो बहुत खुशकिस्मत वाला है। साहब बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, नेक इंसान है। मैं सुना भी है, काफी दिन से अभी देख रहा हूँ मैं साहब को। साहब ने क्या कर रहे हैं, मतलब रात को 12 बजे तक काम कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से फिर अपना कार्रवाई शुरू कर रहे हैं और रोजगारी भी दे रहे हैं लोगों को और जो आने जाने वाले के लिए पूरा वेलफेयर भी दे रहे हैं। ये साहब के साथ हम काम करना खुशकिस्मत समझता है
आप लोग सभी साहब के साथ काम करने के लिए आइएगा, आगे आके एकजुट होके एक इंडिया एक नारा लेके आप साहब के साथ काम करने के मैं आपका सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत अच्छा सर, लास्ट में आप कुछ और कहना चाहेंगे अपने देश के जो आपके जो सैनिक रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक, उनसे, उनके परिवार से, उनके सगे संबंधियों से, अपने देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से क्या कहना चाहते हैं? आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं सभी पैरामिलिट्री फोर्स की जितनी भी एसोसिएशन इस हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई हैं, उनके पदाधिकारियों और उनको सदस्यों को आह्वान करता हूं कि अब समय आ गया है कि हमें दिल्ली के अंदर अपना लंगर डालना पड़ेगा। जैसे किसानों ने अपना लंगर डाला, वो अपना हक लेके चले गए। ये सच बात है कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक अच्छा फैसला लिया। उससे पहले मोदी साहब को, प्रधानमंत्री जी को लोगों ने भ्रमित कर रखा था कि ये जो 3 कानून हैं वो सही हैं, मगर किसानों ने जब उनके ऊपर दबाव बनाया लंगर डाल करके, और जब उन्होंने ये महसूस किया कि जनता की आवाज है कि कानून रद्द होने चाहिए, तो उन्होंने वो कानून वापस ले लिए। अब जो हमारे ऊपर भी काले कानून है, जो हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, उसके लिए मैं पैरामिलिट्री जवान परिवारों को ये प्रार्थना करता हूं कि वो दिल्ली में हम जब बुलाएं वो आए, और कम से कम 1 महीने का राशन लेकर के वो दिल्ली में पहुंचे। राशन की भी कोई आवश्यकता नहीं लाने के लिए, लेकिन अपना समय 1 महीने के लिए निकालें, ताकि हम, सरकार अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हम जो है रामलीला मैदान में धरना देंगे। धन्यवाद। तो देखा है आपने कि सैनिक जब उत्साह में होता है, हर चीज उसके मन मुताबिक होती है, तो वो मर मिटने के लिए तैयार होता है। पर आज ऐसी क्या मजबूरी है, क्या ऐसी समस्या आ गई है कि देश के प्रधानमंत्री किसानों के बारे में सोच सकते हैं और दूसरे लोगों के बारे में सोच सकते हैं, पर एक भूतपूर्व सैनिक जो अर्ध सैनिक जिसे कहा गया है, पर वो उसको आज पूर्ण सैनिक लोग नहीं मान रहे हैं, और उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं उनके परिवार की, बच्चों की। तो इन सारी चीज़ों को अगर सरकार अनदेखा कर रहा है या उसमें कुछ लेट लतीफ़ी या कोताही अगर कर रहा है, तो ये आने वाले समय में, जैसा कि आपने इन लोगों से, इनके मुंह से सुना कि आने वाले समय में दिल्ली एक और धरना और प्रदर्शन देखने के लिए तैयार रहेगी, ऐसा इन लोगों का आना। और गांव-गांव से, घर-घर से एक भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर निकल करके आएगा और दिल्ली को एक बार फिर से भयानक संकट और घोर जाम का सामना करना पड़ेगा। एडी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क करिए। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हों, ये समस्या आपको लोगों तक पहुंचाने में अगर मदद कर सकते हैं, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं चंद बातों के साथ, इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूं, और आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस लड़ाई में इन भूतपूर्व सैनिकों की हर तरह से, तन मन धन से आप भी अपनी मदद करें। धन्यवाद।